नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू शिवा स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास से यूरोपीय कंपनियों के आगमन चैप्टर से अंग्रेज पढ़ाऊंगी आप लोगों को। इससे पहले मैंने पुर्तगीज़ों का आवागमन व डच करा दिया था। तो चलिए आज हम लोग अंग्रेज देख लेते हैं, अंग्रेज रीड कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। इन्हें कंपनी में शामिल सौदागरों की आम सभा द्वारा चुना जाता था। यही समिति के बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। नेक्स्ट टॉपिक है 1609 ईस्वी का चार्टर। सन 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात जेम्स प्रथम उनके उत्तराधिकारी और इंग्लैंड के सम्राट हुए। 1609 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त कर लिया। इस चार्टर द्वारा कंपनी के विशेषाधिकारों को शाश्वत बना दिया गया, किंतु अभी भी व्यवसाय के राजसत्ता के लिए लाभप्रद होने की स्थिति में 3 वर्ष की पूर्व सूचना पर कंपनी को समाप्त किया जा सकता था। सम्राट के सन 1615 ईस्वी एवं 1624 ईस्वी के पश्चातवर्ती चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकार से कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। 1601 ईस्वी में 1612 ईस्वी तक कंपनी के मुनाफे की दर 20% प्रति वर्ष रही। 1612 ईस्वी में कंपनी के 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड मुनाफा हुआ और पूर्वी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की दर ऊंची रही। किसी भी गैर सदस्य को पूर्व के साथ व्यापार करने या मुनाफे में हिस्सा नहीं दिया जाता था। कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को कर्ज के रूप में 1,70,000 पाउंड दिए। बदले में सनदों की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त की, जिसके द्वारा उसके पुराने विशेषाधिकार की पुष्टि कर दी गई और उसे किले बनाए सेनाएं रखने, पूर्व की शक्तियों के साथ युद्ध व संधि करने तथा न्याय की व्यवस्था करने के अधिकार दिए गए। कंपनी के एकाधिकार के बावजूद अनेक अंग्रेज एशिया के साथ व्यापार करते वे अपने को स्वतंत्र सौदागर कहते थे, जबकि कंपनी उन्हें दस्तंदाज कहती थी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसमें जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट दिया गया और विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मेरी को संयुक्त शासक बनाया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
हिंग पार्टी जो सत्ता में आई वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। फलतः इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। इस प्रकार दोनों कंपनियों ने सुदूर पूर्व में व्यापार जारी रखा। कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों से किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। इसने शीघ्र ही अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यू कंपनी के रेड ब्रिज नामक एक व्यापारिक जहाज को रोक दिया। परिणामतः 19 जनवरी 1694 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक संसद कानून द्वारा मनाही न करे तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूरब के साथ व्यापार करने के बराबर अधिकार होंगे। इसके बावजूद दोनों कंपनियां व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थी। इंग्लैंड की सरकार द्वारा 1698 ईस्वी में वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यापार विशेषाधिकार को नीलामी पर लगा दिया गया। न्यू कंपनी ने 20 लाख पाउंड का ऋण देकर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। यद्यपि न्यू कंपनी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, किंतु वह व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में पुरानी कंपनी के कुशल तथा अनुभवी प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने में असमर्थ थी। फलतः न्यू कंपनी को असाधारण हानि हुई। अब न्यू कंपनी के समक्ष इस कठिनाई से मुक्त होने का एकमात्र विकल्प पुरानी कंपनी से समझौता करना था। लॉर्ड गोल्डोल्फिन के हस्तक्षेप से दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया। 1694 ईस्वी के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में दो अन्य नई कंपनियां कायम की गई। इसमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इन दोनों कंपनियों ने भी 1702 ईस्वी में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव किया। अंततः 1708 ईस्वी में इन दोनों कंपनियों का भी मूल कंपनी में विलय कर लिया गया। इस प्रकार सन 1688 ईस्वी में बनी न्यू कंपनी 1698 ईस्वी में बनी जनरल सोसाइटी तथा 1698 में बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनियां 1708 ईस्वी में मूल कंपनी से संयुक्त हो गई तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंडियन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ। कंपनी का यह नाम 1833 ईस्वी तक कायम रहा और 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। कंपनी की व्यापारिक सफलताएं। अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक सामुद्रिक यात्राएं सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई, जिसका उद्देश्य था मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था, अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। दरबार में उसने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगीजों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। सन 1611 ईस्वी में कैप्टन मिल्टन ने स्वालली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इससे पहले 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम
मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी कायम की। यह गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ स्थानीय रूप से बुने हुए फुटकर बेचने के कपड़ों को खरीद कर वे फारस व बंटम भेजते थे, लेकिन यहाँ डचों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपयों की मांग करने लगे। इन बातों से तंग आकर अंग्रेजों ने 1626 ईस्वी में अरमागांव में एक दूसरी कोठी खोली। अरमागांव पुलिकट की डच बस्ती के कुछ मील उत्तर था। यहाँ भी उन्हें विविध असुविधाओं का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने फिर अपना ध्यान मछलीपट्टनम की ओर फेरा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहरा गोल्डन फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। ये शर्तें सन 1634 ईस्वी में एक दूसरे फरमान में दोहरा दी गई, किंतु इससे अंग्रेज व्यापारियों का स्थानीय अधिकारियों की मांगों से पिंड न छूटा, इसलिए वे एक अधिक लाभप्रद स्थान की खोज में लगे रहे। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। फोर्ट सेंट जॉर्ज शीघ्र ही कोरोमंडल समुद्र तट पर अंग्रेजी वस्तुओं के मुख्यालय के रूप में मछलीपट्टनम के आगे निकल गया। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापारी में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया गया। 1634 ईस्वी में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष तथा गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा प्राप्त हुई। 1642 ईस्वी में पुर्तगाल के शासक जॉन चतुर्थ ने तथा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने सूरत गोवा समझौते की पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार के स्थापनार्थ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। अंग्रेजों ने 1630 ईस्वी के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि की। अंग्रेजों ने 1630 ईस्वी के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव की वृद्धि की और 1633 ईस्वी में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित हरिहरपुर तथा बालेश्वर में व्यापारिक कोठियां कायम की। 1651 ईस्वी में एक कोठी हुगली में ब्रिजमैन के अधीन खोली गई। इसके बाद पटना, ढाका और कासिम बाजार में भी कोठियां खोली गई। इस समय बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी रेशम, फुटकर बेचने के सूती कपड़े, सोरा और चीनी, किंतु कोठी की अनियमित व्यक्तिगत व्यापार के कारण कंपनी को शुरू में कुछ समय तक लाभ बहुत कम हुआ और 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गईं। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सनेडन के उत्तराधिकारियों के रूप में जेराल्ड ऑगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। उसने संचालक समिति को लिखा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। कुछ ही वर्षों में डायरेक्टरों ने कंपनी की नीति में इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया तथा दिसंबर 1627 ईस्वी में मद्रास के प्रधान को लिखा कि आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा उसकी प्राप्ति के लिए इतना विशाल आय निकालिए और बनाए रखिए जो
सदैव के लिए भारत में एक विशाल, सुगठित, सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बन सके। मुख्यतः सर जोशुआ चाइल्ड इस नवीन नीति के लिए उत्तरदायी था, यद्यपि यह इसके साथ शुरू नहीं हुई। इस नीति का अनुसरण कर दिसंबर 1688 ईस्वी में उसके भाई सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिम समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। कई मुगल जहाजों को पकड़ लिया गया तथा मक्का जाने वाले धर्मयात्रियों को बंदी बनाने के लिए अपने कप्तान को लाल सागर और फारस की खाड़ी भेजा, परंतु औरंगजेब की सेना ने उन्हें पराजित किया। अंततः सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी और अंग्रेजों ने सभी जहाज़ों को लौटा दिया तथा हर्जाने के रूप में 1/2 लाख रुपए देना स्वीकार किया। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई, जब गैब्रियल वाटन ने, जो कि बंगाल में सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेज कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई। 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया, जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति की पुनः पुष्टि की गई। किंतु शुजा के उत्तराधिकारियों ने इस निशान को अपने ऊपर लाजमी नहीं समझा। उन्होंने इस बात की मांग की कि अंग्रेज अपने बढ़ते हुए व्यापार के कारण दूसरे सौदागरों के समान ही कर दे। कंपनी ने शाइस्ता खां से 1672 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें उसे कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। बादशाह औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग न करे और न ही उनके व्यापार में रुकावट डाले। इससे यह भी आदेश था कि अंग्रेजों ने 2% चुंगी के अतिरिक्त 1/2 जजिया के रूप में कर लिया जाएगा। ठीक है, और कंपनी ने अंत में सख्ती के द्वारा अपनी रक्षा करने का निर्णय किया। अक्टूबर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वे हुगली से भाग खड़े हुए। इसे छोड़ वे नदी के बहाव की ओर चलकर नदी के मुहाने पर स्थित एक ज्वारग्रस्त द्वीप में पहुंचे। यहाँ से जॉन चार्नोक ने समझौते की बातचीत शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 1687 ईस्वी की शरद ऋतु में सुतानाती में लौट आने की आज्ञा मिल गई। जब चार्नोक ने अगस्त 1690 ईस्वी में सुतनाती में एक अंग्रेज कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ी। फरवरी 1691 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्ति मिल गई। बर्दवान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीज उल शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा।
नारिश मिशन 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी कायम की जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नारिश को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा, किंतु इसका कोई फल न निकला। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कुछ दबाव पड़ने पर दोनों कंपनियों ने 1702 ईस्वी में संयुक्त होने का निश्चय किया, जो 1708 से 9 ईस्वी में गोल्डोल्फिन के अर्ल के फैसले के अनुसार कार्य के रूप में परिणत हुआ। जॉन सरमन मिशन 1715 ईस्वी। कंपनी ने सन 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का निकालने तथा कलकत्ता के नज़दीक के 38 गांवों को खरीदने की आज्ञा की याचना की। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा शरीफुद्दीन नामक एक आर्मीनियन दुभाषिया थे। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखियर की एक दर्दनाक बीमारी छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। फलतः फर्रुखियर अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया। उसने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत कंपनी को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हुए। 30,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई और 10,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत के सभी करों से मुक्ति मिल गई। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र कहा है। बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली जाफर खान ने अंग्रेजों को 38 गाँव को दिए जाने का विरोध किया। 1717 ईस्वी के फरमान से अंग्रेजों को जो अधिकार प्राप्त हुए उससे उनको बहुत लाभ हुआ। न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और अगला जो पार्ट आएगा डेन वो अगले वीडियो में आएगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।